दोस्तों ये स्टोरी का 72 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। पीहू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, वहीं उसे थोड़ी-सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। उसे घबराहट होती भी क्यों ना, जब से उसे पता चला कि आज तक उसका और अवनीत का कोई रिश्ता ही नहीं बना, तो उसे घबराहट महसूस होने लगी और ये घबराहट अवनीत भी महसूस कर रहा था। उसने पीहू के चेहरे को अपने सीने से हटाया और उसकी आँखों में देखने लगा। पीहू की नज़रें झुक गई। अवनीत थोड़ा-सा पीहू के करीब गया और बोला, आज नहीं, मैंने सच में 10 साल बहुत इंतज़ार किया है। तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझसे अब इंतज़ार नहीं होगा। पीहू की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने जैसे-तैसे हिम्मत करके कहा, मुझे नींद आ रही है। सच में जल्दी से बेड पर लेट गई और उसने खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो भी चुपचाप पीहू से दूरी बनाकर लेट गया। वहीं पीहू मन ही मन खुद में ही शर्मा रही थी। वो थोड़ा-सा खिसकती हुई अवनीत के करीब आई तो अवनीत बोला, अगर मेरे करीब आकर सोओगी तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। पीहू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ अवनीत के सीने पर रखा और अगले ही पल अवनीत ने करवट लेकर के खुद के नीचे पीहू को कर लिया। अवनीत के ऐसा करने से पीहू के दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। अवनीत ने थोड़ा-सा पीहू के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा बच जाओगी? पीहू ने हल्की-सी ना में गर्दन हिलाई और अपनी आँखें बंद कर ली, जिसका साफ मतलब था कि अब वो अवनीत से दूर नहीं रहना चाहती। अवनीत के चेहरे पर एक मीठी-सी मुस्कुराहट आ गई और वो थोड़ा भावुक भी हो गया। उसने इन 10 सालों में क्या कुछ नहीं देखा था। आज उसे उसकी पीहू मिल गई थी, जिसकी उम्मीद तो उसने बिल्कुल नहीं की थी, बल्कि उसे तो डर था कि कहीं उसके पीहू को कुछ ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवनीत का सब्र, उसका प्यार, उसका इंतज़ार, इन सब का फल उसे मीठा ही मिला। अगले ही पल अवनीत ने अपना चेहरा पीहू की गर्दन में छुपा लिया और पीहू ने भी अवनीत पर अपनी बाहें लपेट दी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने माँ-बाप को लेकर अपने फ्लैट पर आ गया था। तीनों ही फ्लैट के अंदर गए तो अनिरुद्ध अंगड़ाई तोड़कर बोला, पापा मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही पलटा, वैसे ही डैनी ने उसकी बाजू पकड़ ली और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कभी तो किसी की बात मान लिया कर, सुना नहीं सिवाय ने क्या कहा, चुपचाप जाकर सो जा, वैसे भी बहुत रात हो गई है। अनिरुद्ध ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं पापा, मुझे अपनी तितली से मिलना है। मैं बस उसे घुमाने लेकर गया था, मैंने उसे ठीक से गले भी नहीं लगाया। एक बार उसे गले लगा लूंगा तो चैन की नींद आएगी। डैनी बोला, पागल हो गया है, अभी वहीं से आ रहे हैं, अब तू वापस जाएगा? तू जानता नहीं है शिवाय को गुस्सा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझ पर भड़क जाए। अनिरुद्ध बोला, मुझ पर नहीं भड़केंगे, मेरे साथ उनका दिल का कनेक्शन है, फिक्र मत कीजिए पापा, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने वंदना को मासूम भरी नजरों से देखा तो वंदना ने डैनी की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, मेढक के पापा, देखिए ना मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। आज तो आपने मेरी तारीफ भी नहीं की, मैं इतने अच्छे से तैयार हुई। देखिए ये सुर्ख लाल रंग मेरे ऊपर कैसा लगता है। बस जैसे ही वंदना ने थोड़ी-सी प्यार से बात की, डैनी तो आइसक्रीम की तरह वहीं पिघल गया। उसने वंदना की कमर पर हाथ डाला और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, खूबसूरत हो तुम, आज भी उतनी हो जितनी 25 साल पहले थी। तुम कहो तो गोवा की टिकट करा दूँ। वंदना डैनी की आँखों में देख रही थी, फिर उसने अपने दोनों हाथ डैनी की गर्दन पर लपेट दिए और एक हाथ से अनिरुद्ध को बाहर जाने का इशारा करने लगी। अनिरुद्ध ने भी जब अपनी माँ का इशारा देखा तो चुपचाप दबे पांव बाहर चला गया। उसके जाते ही डैनी ने वंदना को थोड़ा और कसकर गले लगाया और बोला, जब तुमने अपने बेटे को बाहर भेज ही दिया तो अब मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए।
वंदना ने डैनी के सीने पर हाथ रख के उसे धक्का देते हुए बोली, मेढक के पापा, मुझे नींद आ रही है, छोड़ो। पूरा दिन हो गया किचन में लगी रहती हूँ। उसके बाद तैयार होकर पार्टी में चली गई, अब मुझसे नहीं होता। इतना कहकर वंदना अपने कमरे में चली गई और डैनी उसे जाता हुआ देख रहा था। डैनी फिर तेज कदमों से कमरे में गया तो वंदना अपनी चूड़ियां उतार रही थी। डैनी ने वंदना का हाथ पकड़ा और उसकी चूड़ियां उतारने में मदद करने लगा। वंदना बोली, कुछ नहीं मिलेगा, जाकर सो जाइए, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। डैनी वंदना को ही देखता रहा और वंदना थोड़ी सी असहज हो गई। वह कबर्ड के पास गई, उसने अपनी नाइट ड्रेस निकाली और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही डैनी ने वंदना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसे गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाया, सही कह रहा था अनिरुद्ध, मैंने भी कभी तुम्हें ठीक से गले नहीं लगाया, आज लगाने दो। वंदना, बहुत दिन हो गए। वंदना कुछ देर तक तो डैनी की बाहों से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर उसने भी हार मान ली और थोड़ी देर में वो दोनों भी अपनी ही दुनिया में चले गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन की बैक साइड पर रोकी और मेंशन को देखकर बोला, तितली, एक दिन तुम आई थी सीढ़ी पर चढ़कर, आज मुझे आना है रोमियो बनकर। फिर वो खुद से बोला, अरे वाह, मैं तो धीरे धीरे तितली के प्यार में शायर बनता जा रहा हूँ। फिर उसने मेंशन की बैक साइड में बने हुए गेट को हल्का सा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा खोल दिया। वह कोई और नहीं, अभिमान था। अभिमान बोला, तुम्हारी मदद करनी तो नहीं चाहिए, सीधा सीधा पापा से पंगे ले रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बीवी का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने कमरे की बालकनी में देखा तो आराध्या वहीं खड़ी थी। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखा और हाय किया और फिर अभिमान को देखकर बोला, बस तुम्हारा काम खत्म, जाओ जाकर आराम करो, बाकी मैं अपनी तितली के पास अपने आप चला जाऊंगा। इतना कहकर वो 2 कदम आगे चला तो अभिमान बोला, उड़कर चला जाएगा? अनिरुद्ध ने हल्का सा पीछे पलट कर कहा, उड़कर क्यों जाऊंगा? अभिमान बोला, तो क्या सीढ़ियों से जाएगा? हाँ, एक काम कर, तू सीढ़ियों से चला जा, लेकिन पहले पापा का कमरा पड़ता है और पापा ने तुझे देख लिया तो तू जानता है क्या होगा। अनिरुद्ध ने अब थोड़ी देर उम्मीद भरी नजरों से अभिमान को देखा तो अभिमान ने आसपास नजर दौड़ाई। वहां एक सीढ़ी रखी हुई थी। अभिमान सीढ़ी के पास गया, उसने उस सीढ़ी को उठाया तो वह टूटी हुई थी। ये देखकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। अभिमान ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, हंस क्यों रहा है? मैं तेरी हेल्प तो कर रहा हूँ, तूने तो मेरी हेल्प भी नहीं की, बल्कि मुंह फुलाकर बैठ गया था। अनिरुद्ध बोला, अब जो हो गया सो हो गया, इस बार तेरी बीबी नाराज होगी ना तो मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा। अभिमान हाथ बांध कर बोला, शुभ शुभ बोल, मेरी बीबी क्यों नाराज होने लगी, अब तो हम 2 से 3 हो जाएंगे। अभिमान और अनिरुद्ध बात ही कर रहे थे कि आराध्या ने एक साड़ी बालकनी में बांध कर नीचे फेंकी। अनिरुद्ध की नजर उस साड़ी पर गई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि अभिमान आराध्या को देखकर बोला, क्या बात है, भाई की पूरी मदद की जा रही है, जबकि मुझे तो खाने को दौड़ती थी। आराध्या ने चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बालकनी में झांक कर बोली, अब क्या देख रहे हो भाई, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, और थोड़ा और शांति से ऊपर आना, पापा ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ हम मियाँ बीबी की भी क्लास लग जाएगी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अरे अंकल कुछ नहीं कहेंगे, वो बस मुंह से ही गुस्सा करते हैं, बाकी दिल तो उनका बहुत अच्छा है। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा और बोली, ठीक है भाई, अब जल्दी आ जाओ। अनिरुद्ध ने साड़ी को पकड़ा और धीरे से ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर में अनिरुद्ध आराध्या की बालकनी में आ चुका था। तब तक अभिमान भी अपने कमरे में आ गया था। अभिमान बोला, अब हमारी ड्यूटी खत्म। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे कदमों से उस कमरे से निकलकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही उसने कॉरिडोर में शिवाय को देखा। वो वापस से मुड़ गया और घबराता हुआ बोला, अंकल आ रहे हैं, कहाँ छुपूं? ये सुनकर अभिमान और आराध्या दोनों ही हैरान हो गए। आराध्या ने जल्दी से एक पर्दे के पीछे इशारा करते हुए कहा, फिलहाल वहां छुप जाओ। अनिरुद्ध उस पर्दे के पीछे छुप गया।
जैसे ही अनिरुद्ध छुपा वैसे ही शिवाय कमरे के गेट के पास आ गया और थोड़ा सा गेट नॉक करता हुआ बोला, अभिमान तुम जाग रहे हो? अभिमान ने कहा, जी पापा। शिवाय बोला, बच्चे मैं अंदर आ जाऊं? अभिमान बोला, हाँ हाँ पापा, आपको परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। शिवाय अंदर आ गया तो उसने देखा आराध्या बेड पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही है और अभिमान लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है। शिवाय को थोड़ा शक हुआ, लेकिन अगले ही पल वो बोला, मुझे एक बार मिस्टर राठौर का नंबर दो, मेरे फोन से डिलीट हो गया। अभिमान ने एक मैसेज अपने पापा को सेंड कर दिया। शिवाय ने अपना जेब से चश्मा निकाला, उसे अपनी आंखों पर लगाया और अपना मोबाइल देखने लगा। फिर उसने अपना मोबाइल जेब में रखा और आराध्या को देखकर बोला, बच्चा बहुत रात हो गई, सो जाओ, ये बुक पढ़ने का वक्त नहीं है। आराध्या ने जैसे ही शिवाय की बात सुनी जल्दी से बुक बंद कर दी और वहीं नाइट स्टैंड पर रख दी और खुद धीरे धीरे खिसकती हुई ब्लैंकेट के अंदर चली गई। शिवाय वापस जाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ शक हुआ और वो पलट गया। वहीं अनिरुद्ध, उसकी तो सांसें रुक गई और अभिमान जैसे तैसे बंद लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। फिर वो मन ही मन बोला, साला खुद तो पिटेगा भी, मुझे भी पिटवाएगा। पापा आराध्या को तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पोता देने वाली है, मेरी बैंड बजा देंगे। शिवाय आकर अभिमान के पास बैठकर बोला, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, सोना नहीं है? अभिमान का लैपटॉप तो पहले ही बंद था। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप पूरी तरीके से बंद कर दिया और बोला, हाँ पापा, बस सो रहा हूँ, आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोफे से उठ गया और फिर उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने एक गहरी सांस ली और कर्टेन हटाकर कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आज ही मिलना जरूरी है। अनिरुद्ध ने भी बड़े प्यार से कहा, क्यों, तुम नहीं मिलते थे? जब मन बेचैन होता है ना, तो मोहब्बत उसी वक्त बाहों में चाहिए होती है, तू नहीं समझेगा। अभिमान हाथ बांधकर बोला, अच्छा, जो लट्टू की तरह तुम्हारी बहन के चारों ओर घूमता था वो नहीं समझेगा? मैं नहीं समझता ना तो तुम यहाँ नहीं होते। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, मान गया साले साहब, अब मैं जाऊं? इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगा और तभी अनिरुद्ध ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, पापा को शक हो गया, हो ना हो वो कॉरिडोर में ही होंगे, तुम एक काम करो, बालकनी से जाओ। अनिरुद्ध ने हल्का सा दरवाजा खोल कर देखा तो अभिमान ठीक कह रहा था, सिवाय बालकनी कॉरिडोर में ही खड़ा था। अनिरुद्ध बोला, अब क्या करूं? अभिमान ने कहा, बताया तो, बालकनी से चला जा। अनिरुद्ध बालकनी में गया, बालकनी से दूसरी बालकनी और दूसरी बालकनी से तीसरी बालकनी, टपकता हुआ फाइनली तितली के कमरे में आ गया। जैसे ही वो शिवांगी के कमरे में आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहां शिवांगी नहीं थी, पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। तभी वॉशरूम से दरवाजा खुलने की आवाज आई। अनिरुद्ध को लगा कि तितली ही होगी, लेकिन कमरे में से युग निकल रहा था। युग ने अनिरुद्ध को देखा और बोला, तुम तो चले गए थे ना? अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर बोला, मुझे तितली से मिलना है, पता नहीं कहाँ है। युग ने कहा, अरे वो तो विराज मामा और मामी के कमरे में है। अनिरुद्ध ने युग को देखकर कहा, कुछ भी करके मुझे शिवांगी से मिला देना यार, तू मेरा होने वाला साला नहीं है ना? युग ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध और ज्यादा मस्का लगाता हुआ बोला, तो बस फिर मिलवा देना यार प्लीज। युग पिघल गया। वैसे भी वो राजवीर जैसा ही था। वो अलग बात है कि इस वक्त गरिमा को अपना गुस्से वाला रूप दिखा रहा था। वो बोला, अच्छा तू बैठ, मैं देख कर आता हूँ, सो तो नहीं गई? इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो उसे कॉरिडोर में शिवाय दिखाई दिया। युग शिवाय के पास आया और जबरदस्ती दांत दिखाते हुए बोला, क्या हुआ मामा, आप सोए नहीं? शिवाय बोला, सोया तो तू भी नहीं है। युग ने कहा, मैं तो जवान खून हूँ, पूरी रात जाग कर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको नींद जरूर लेनी चाहिए। शिवाय ने हंसकर कहा, अच्छा, परसों रात भी जगा था ना तू? पूरी रात गरिमा से बात कर रहा था और सुबह ऑफिस आकर सो गया था। युग इधर उधर देखता हुआ बोला, सिवाय मामू कुछ बातों को भूल नहीं सकते। शिवाय ने कहा, तू जाकर सो जा, मुझे मत सिखा, चल। युग बोला, वो मैं एक बार छोटे मामा मामी को देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो शिवाय को क्रॉस करता हुआ विराज के कमरे में चला गया। युग कमरे में आया तो शिवांगी अपनी माँ के गले लगे लेटी हुई थी। युग ने शिवांगी को आंखों में इशारा किया, लेकिन शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। युग ने फिर से शिवांगी को आंखों आंखों में इशारा किया। शिवांगी को अभी कुछ समझ नहीं आया। वो उठकर बोली, क्या कह रहे हो भाई, ठीक से बताओ ना, या आंखें क्यों मटका रहे हो? विराज जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था वह बोला, युग अच्छा हुआ तुम आए।
मुझे जरा बेड पर लेटने में मदद करो। विराज ने इतना ही कहा था कि युग ने जल्दी से आगे आया। उसने विराज को गोद में उठा लिया और अगले ही पल शिवांगी को देखकर बोला, चल खिसक, मामा को लेटने दे। शिवांगी एकदम से बेड से उठ गई और युग ने विराज को अच्छे से लिटा दिया। विराज बोला, तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, बहुत मजबूत। विराज ने मुस्कुराकर कहा, मामू मैं मजबूत नहीं हूँ, आप कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए हो, पर कोई बात नहीं, मैं खिला पिलाकर मोटा कर दूंगा। विराज बोला, सुबह से खा ही रहा हूँ, कभी सिंड्रेला चाची कुछ खिला देती हैं, कभी दृष्टि भाभी, कभी आर्या भाभी, और अगर ये तीनों ना भी खिलाएं तो रूही पीछे पीछे जूस लेकर चलती रहती है। मुझे लगता है घर में सब मुझे और मेरी वीरा को खिलाने पिलाने में ही लगे हुए हैं। युग बोला, वही तो मामू सब चाहते हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आप हो जाओगे, फिक्र मत करो, हम सब है ना। इतना कहकर उसने विराज का ब्लैंकेट से कवर कर दिया और शिवांगी को लेकर बाहर आने का इशारा किया। शिवांगी बोली, ये तुम मुझे बहुत देर से क्या इशारे कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी विराज बोला, शायद इसे तुमसे कुछ बात करनी है, कोई ऐसी बात जो ये मेरे सामने नहीं कर सकता। विराज ने जैसे ही ये बात कही, युग ने विराज को देखकर कहा, बिल्कुल मामू, इसे कुछ समझ नहीं आता, बेवकूफ लड़की है ना, पर कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, आप सो जाइए। इतना कहकर उसने नाइट स्टैंड की लाइट ऑफ की और फिर घूमकर वीरा के पास गया। वीरा अब सो चुकी थी। युग ने वीरा का ब्लैंकेट भी अच्छे से ठीक किया और फिर शिवांगी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया और उसे देखकर धीरे से बोला, तुमसे अनिरुद्ध मिलने आया है। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो उछलती हुई जाने लगी और तभी शिवाय से टकरा गई। शिवाय बोला, ये तुम उड़कर कहाँ चल दी? शिवांगी ने खुश होकर कहा, अनिरुद्ध मिलने आया है। इतना कहकर वो तो चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने गुस्से में युग को देखा तो युग एकदम से गायब हो गया। शिवाय बोला, बच्चे तो हमसे भी 4 कदम आगे हैं। इतना कहकर वो युग के कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर उसने अपने कदम रोक लिए। अब वो अनिरुद्ध और शिवांगी को परेशान नहीं करना चाहता था। शिवाय पलट कर अपने कमरे में आ गया जहां आर्या आराम से सो रही थी। शिवाय आर्या के पास जाकर लेट गया और आर्या थोड़ा सा कसमसाई तो शिवाय ने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को हल्का हल्का सहलाने लगा और थोड़ी ही देर में आर्या गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध शिवांगी को देखे जा रहा था। शिवांगी बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अनिरुद्ध बोला, देखूं ना तो क्या करूं, मैंने तुम्हें ठीक से गले भी नहीं लगाया और शिवाय अंकल ने मुझे भगा दिया। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से आगे आई और उसने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी शिवांगी को कसकर गले लगाया और थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया और तभी कमरे में युग आया। दोनों ने युग को देखा तो युग बोला, मामा जी को सब पता चल गया, लेकिन वो अपने कमरे में चले गए। अब तुम दोनों भी अपना रास्ता नापो, जितना करना था मैंने कर दिया। अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ने मुंह बनाकर युग को देखा तो युग पैर पटकता हुआ बोला, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतना कहकर वो वहां से चला गया और सीधा स्टडी रूम में आया। स्टडी रूम में जो सोफा पड़ा था वो वहीं आकर लेट गए। उसने अपना फोन निकाला और गरिमा को मैसेज करने लगा। वहीं अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ लगाया और अंगूठे से रब किया और अचानक ही शिवांगी की बॉडी में सिरहन सी दौड़ गई। उसने अनिरुद्ध का हाथ हटाकर कहा, अनिरुद्ध बहुत रात हो गई, तुम्हें जाना चाहिए। अनिरुद्ध ने अगले ही पल शिवांगी की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाया और बोला, इतनी दूर आया हूं तो तुम्हें लगता है कि बिना तुम्हें किस किए चला जाऊंगा? शिवांगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। अनिरुद्ध जब उससे ऐसी बातें करता था उसे बहुत अजीब लगता था। वो थोड़ा सा घबराहट के साथ बोली, अनिरुद्ध सच में रात हो गई, तुम्हें जाना चाहिए, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और शिवांगी के गालों पर अपने होंठ रख दिए और बोला, उन्हें पता है कि मैं उनकी बहू से मिलने आया हूँ। शिवांगी अनिरुद्ध को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज अनिरुद्ध शिवांगी से दूर नहीं होता, उससे भी उसने बहुत दूरी बर्दाश्त कर ली थी। शिवांगी फिर से बोली, प्लीज अनिरुद्ध, मुझे अजीब लग रहा है, मत करो, लेकिन अनिरुद्ध नहीं माना। उसके होंठ लगातार शिवांगी के गाल से और गर्दन तक हरकत कर रहे थे। फिर वो धीरे से बोला, आज बहुत मस्ती की है ना तुमने, थकी नहीं?
शिवांगी अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हुई बोली, हाँ मैं थक गई, मुझे सोना है। ये सुनते ही अनिरुद्ध शिवांगी से थोड़ा दूर हुआ और उसने शिवांगी को गोद में उठा लिया। फिर बोला, तो चलो तुम्हारी थकावट थोड़ी दूर कर देता हूँ। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनिरुद्ध ने जैसे उसे गोद में उठाया था वो कुछ कुछ समझ भी गई थी। शिवांगी बोली, मुझे अभी भी वो सब गंदा गंदा लगता है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, एक दो बार करोगी तो गंदा नहीं लगेगा। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर बेड पर आ गया। उसने शिवांगी को बहुत प्यार से लिटाया और उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ बोला, सच में गंदा लगता है, नहीं करूं तुम्हें किस? शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध शिवांगी के बिल्कुल बराबर में लेट गया और बोला, तो फिर ठीक है, नहीं करता, सो जाओ। इतना कहकर उसने शिवांगी का सर अपनी बाजू पर रख लिया और जैसे उसे पहले लेकर सोता था वैसे ही उसके सिर को सहलाने लगा। वहीं शिवांगी को अब थोड़ी सी बेचैनी हो गई। उसे लगा कि अनिरुद्ध नाराज हो गया। अब शिवांगी को अच्छा नहीं लग रहा था। शिवांगी ने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखा और उंगली से उसके सीने को सहलाने लगी। अनिरुद्ध बोला, शिवांगी थक गई थी ना, सो जाओ। शिवांगी बोली, नहीं सोना। अनिरुद्ध ने हल्का सा टेढ़ा होकर शिवांगी को देखा और बोला, तो क्या चाहती हो, क्या करूं? शिवांगी मुंह बनाकर बोली, वही जो तुम करना चाहते थे। अब अनिरुद्ध सीधा होकर लेट गया और बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता था, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। इतना कहकर उसने ब्लैंकेट में खुद को और शिवांगी को सीने तक कवर कर लिया। शिवांगी को गुस्सा आ गया और उसने अनिरुद्ध के सीने पर एक पंच मारा और बोली, तुम बेवकूफ हो, टीवी सीरियल नहीं देखते ना, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अनिरुद्ध बोला, मुझे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। अब चुपचाप सो जाओ। शिवांगी बेड से उठ गई और बोली, सोने आए थे तो तुम ही सो जाओ, मैं युग भैया को यहाँ भेज देती हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ ली और झटका मारकर उसे अपने पास खींच लिया। शिवांगी सीधा अनिरुद्ध के सीने के ऊपर जा गिरी। अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ शिवांगी की कमर पर लपेट लिया और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? शिवांगी बोली, तो फिर इतनी नौटंकी क्यों करते हो? अनिरुद्ध ने करवट लेकर शिवांगी को अपने नीचे कर लिया और बोला, तुम मुझे परेशान कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता? जैसे तुम्हें अच्छा लगता है मुझे परेशान करके, ऐसे ही मुझे भी अच्छा लगता है। इतना कहकर उसने अपना चेहरा शिवांगी की गर्दन में छुपा लिया और देखते ही देखते अनिरुद्ध के होंठ शिवांगी के चेहरे पर अपने प्यार को जाहिर करने लगे। शिवांगी को ऐसे ही थोड़ा सा परेशान करने के बाद अनिरुद्ध ने शिवांगी का सर अपने सीने पर रखा तो शिवांगी धीरे से शर्माते हुए बोली, रुके क्यों? अनिरुद्ध बोला, क्योंकि तुम अभी छोटी हो, इससे ज्यादा मैं आगे बढ़ नहीं सकता। फिक्र मत करो, जब शादी हो जाएगी ना तो तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। शिवांगी ने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को टाइटली हग कर लिया और अनिरुद्ध ने भी अपनी शिवांगी का माथा चूमकर अपने करीब कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वामिका बालकनी में खड़ी हुई थी। उसे पार्टी में हुई सारी बातें याद आ रही थी। वेदांत का उसके साथ डांस करना, वंशिका का उसका ख्याल रखना, वरदान का उसके लिए केयर दिखाना, सब कुछ। वामिका मन ही मन खुद से बोली, कुछ भी कहो लेकिन साहब ने मेरी और सिद्धि की जिंदगी तो बना दी, वरना पता नहीं हम दोनों बहनें कब तक गुमनाम सी जिंदगी जीती रहती। वामिका कुछ देर तक बालकनी में ही खड़ी रही। उसे नींद नहीं आ रही थी और तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से अपने कमरे में आई। उसने लैपटॉप खोला और बोली, मुझे तो ये डिजाइन साहब को दिखाने थे, देख कर आती हूँ, अगर सोए नहीं होंगे तो अभी दिखा कर आती हूँ। इतना कहकर वो लैपटॉप लेकर वेदांत के कमरे की तरफ गई तो वहां वेदांत नहीं था, सार्थक अकेला सो रहा था। वामिका वेदांत को ढूंढते हुए स्टडी रूम में आ गई। उसने वहां देखा तो वेदांत सोफे पर बेसुध सा बैठा हुआ था और ये देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से लैपटॉप टेबल पर रखा और वेदांत के पास जाकर बैठ गई और फिर वेदांत के चेहरे को थपथपाती हुई बोली, साहब साहब क्या हुआ आपको, साहब क्या हुआ? वेदांत ने आंखें खोली और वेदांत ना तो बेहोश था और ना ही होश में था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि वामिका उसके पास है। वेदांत धीरे से बोला, मुझे मीठा लाकर दो। वामिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना कान वेदांत के होठों के पास किया तो वेदांत ने फिर से कहा, प्लीज मुझे थोड़ा मीठा लाकर दो।
वामिका वेदांत से दूर हुई और बोली, आपको मीठा खाना है? वेदांत ने हाँ में गर्दन हिला दी। वामिका बोली, नहीं, आपकी तबीयत खराब है, मैं अभी बड़ी माँ को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही पलटी वैसे ही वेदांत ने उसकी कलाई पकड़ ली और थकी हुई आवाज में कहा, माँ को बुलाने की जरूरत नहीं है, किचन में से थोड़ी चीनी लाकर दे दो प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत ने वामिका की कलाई छोड़ दी। वामिका भागते हुए किचन में गई और चीनी का डब्बा ढूंढने लगी। टेंशन की वजह से उसे चीनी का डब्बा मिल भी नहीं रहा था और आखिरकार उसे चीनी मिल गई। उसने चीनी को मुट्ठी में भरा और भागती हुई स्टडी रूम में आई। फिर उसने वेदांत के चेहरे को पकड़कर धीरे से चीनी उसके मुंह में डाल दी। वेदांत चीनी खा रहा था। सारी चीनी खिलाने के बाद वामिका ने वेदांत के चेहरे को थपथपाकर कहा, मैं बड़ी माँ को बुलाकर लाती हूँ, आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगी। वेदांत अब थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था। उसने एक बार फिर वामिका की बाजू पकड़ ली और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वामिका वेदांत के पास सोफे पर बैठ गई और उसके हाथ को रब करती हुई बोली, हुआ क्या है आपको? माँ को क्यों नहीं बुलाने दे रहे? कहते हुए वामिका की आंखों में पानी आ गया। वेदांत फिर से सोफे पर टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठा रहा और उसने वामिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। वामिका के आंसू ने अब रफ्तार पकड़ ली। वो वेदांत के सीने पर हाथ रखकर रब करती हुई बोली, प्लीज बताइए ना, आपको हुआ क्या है, प्लीज बताइए। वेदांत अपने थोड़ा सा होश में आया और वामिका को देख कर बोला, कुछ नहीं, मेरा शुगर लो हो गया था, उसे मेंटेन करने के लिए चीनी खाई है, ठीक हो जाऊंगा, डरने वाली बात नहीं है। वामिका रोते रोते बोली, डरने वाली बात नहीं है? आप ना बेहोश थे ना होश में थे, माँ को भी नहीं बुलाने दे रहे थे, मेरी जान निकल गई थी। कहते हुए उसने अनजाने में ही अपना सर वेदांत के सीने पर रख लिया और अपनी बाहें वेदांत पर लपेट दी। वेदांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने हल्का सा झुक कर वामिका के बालों को चूम लिया, लेकिन उसने इतने धीरे से किया था कि वामिका को पता भी नहीं चला। वेदांत ने अपना एक हाथ वामिका की कमर पर रखा और खुद से सटा लिया। वामिका रो रही थी, उसने एहसास भी नहीं किया वो अनजाने में ही वेदांत के कितना करीब चली गई। वहीं वेदांत वामिका की कमर को सहलाता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ वामिका, रोना बंद करो। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने आंसू पोंछ लिए। फिर बोली, चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। इतना कहकर वो वेदांत से थोड़ा दूर ही तो हुई। वेदांत ने हंसकर कहा, गोदी में उठाकर छोड़ोगी? वामिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, हाँ हाँ, जानती हूँ मैं आपको उठा नहीं सकती, लेकिन सहारा तो दे सकती हूँ। वेदांत बोला, तुम मुझे सहारा दे दो, मेरे लिए वही काफी है। वामिका का दिल एकदम से धक हो गया। वो समझ रही थी कि वेदांत क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आखिर वेदांत ने तो कितनी ही बार इनडायरेक्टली उसे प्रपोज कर दिया था। वामिका कुछ नहीं बोली। उसने वेदांत की बाजू पकड़ी तो वेदांत ने कहा, अभी नहीं, अभी मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद खुद चला जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। वामिका बोली, नहीं, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ, फिर से तबीयत खराब हो गई तो बड़ी माँ को बुला दूंगी। यह सुनकर वेदांत ने हंसकर कहा, दिन में कितनी बार बड़ी माँ का नाम लेती हो? वामिका बोली, क्यों, मजाक मत उड़ाइए, मैं सच में डर गई थी बहुत ज्यादा। वेदांत बोला, मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? ये सुनकर एक बार फिर वामिका की आंखें भर आई। वो भरे गले से बोली, मैंने कहा ना, मेरे साथ मजाक मत कीजिए। वेदांत ने वामिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वामिका की आंखें एक बार फिर डबडबाए गईं और वह भरे गले से बोली, हर बात कहने की नहीं होती। वेदांत बोला, लेकिन कुछ बातें सुनने से सुकून मिलता है, जवाब दे दो वामिका, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। वेदांत और वामिका एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वेदांत का ऐसे देखना वामिका को और ज्यादा बेचैन करता था। वो अच्छे से समझ गई थी कि वेदांत उसे पसंद करता है। वामिका ने जैसे तैसे लड़खड़ाती जुबान में कहा, साहब प्लीज छोड़ दीजिए ना। वेदांत ने वामिका को छोड़ दिया और बोला, कब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी? वामिका ने नजरें झुका कर कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। वेदांत ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा।
वामिका ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। वेदांत अब काफी हद तक ठीक फील कर रहा था। वो उठा और वामिका ने उसका एक हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर लपेट लिया, जैसे उसे सहारा देने की कोशिश कर रही हो। और ये देखकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बाजू कस दी, जिस वजह से वामिका वेदांत के थोड़ा और करीब चली गई। फिर वो वामिका की आंखों में देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन अगर तुम बहाने से मेरे करीब आना चाहती हो तो बात अलग है। वामिका इस मीठे से मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी, मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अगर वो वेदांत के साथ खुश रहेगी तो कार्तिक को धोखा दे देगी। वो बोली, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वेदांत बोला, तुम मुझे साहब क्यों बोलती हो, मेरा नाम ले सकती हो। वामिका बोली, नहीं साहब, मुझे आपको साहब बोलना अच्छा लगता है। वेदांत बोला, लेकिन मैं इंतजार करूंगा कब तुम मेरा नाम लो, शादी के बाद भी तो नाम लोगी ना। वामिका कुछ नहीं बोली और वेदांत के साथ स्टडी रूम से बाहर आने लगी। उसे अब वेदांत के हर सवाल से डर लगता था। वो जैसे जैसे वेदांत के साथ उसके कमरे में आ गई, वेदांत ने अपना हाथ वामिका के गले से निकाल लिया और बेड पर जाकर बैठ गया और बैठते ही लेट गया। वामिका जल्दी से वेदांत के पास आई और उसके जूते रिमूव करने लगी। वेदांत ने भी कुछ नहीं कहा। जूते रिमूव करने के बाद वामिका ने वेदांत के पैर उठाकर बेड पर रखे और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कहा, साहब अब आप सो जाइए। वेदांत वामिका को देखकर बोला, तुम भी मेरे पास सो जाओ ना। वेदांत वामिका को देखकर बोला, तुम भी मेरे पास सो जाओ ना। वामिका एक बार फिर घबरा गई। वो बोली, कैसी बातें करते हैं आप, ऐसी बातें मत कीजिए। वेदांत बोला, तो कैसी बातें करूं, तुम मेरी होने वाली बीवी हो, क्या मैं अपनी होने वाली बीवी से ऐसी बातें भी नहीं कर सकता। वामिका पलट कर बोली, सो जाइए साहब, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। वामिका जैसे ही दरवाजे के पास आई, वेदांत बोला, वामिका अपने आप से भागने से कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन तो तुम्हें ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही होगी। वामिका बोली, मैंने कहा ना साहब, ऐसी बातें मत कीजिए। इतना कहकर वामिका वहां से चली गई। वेदांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही बोला, मैं भी देखता हूँ वामिका कब तक भागती हो। वहीं वामिका अपने कमरे में आई और आते ही बेड पर लेट गई और रोने लगी। वो क्यों रो रही थी उसे भी नहीं पता था। अगली सुबह वामिका की जब आंख खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने अपनी राइट साइड देखा तो सिद्धि वहां नहीं थी। वामिका जल्दी से उठ गई। उसने टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। वामिका जल्दी से उठी और बोली, हे भगवान, आज तो लेट हो गई, इतनी देर से कैसे सो सकती हूँ मैं। इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई। बाहर आकर जब वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे जा रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वंशिका और वरदान सोफे पर बैठे हुए थे और सामने एक पंडित जी बैठे हुए थे। वामिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। पहले वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन अब उसके कदम धीरे हो गए। वो धीरे धीरे नीचे आई और तभी वंशिका बोली, पंडित जी, यही है वामिका, इसी से वेदांत की शादी करवा रहे हैं, आप जल्दी से एक बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए। पंडित जी ने अपने पंचांग में देखकर कुछ कैलकुलेट किया और बोला, रजावत साहब, अगले महीने का योग बन रहा है। ये सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, कौन से दिन का। पंडित जी ने फिर से कैलकुलेट किया और बोला, 27 तारीख का सबसे अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन शादी करवा दीजिए। अगर उस दिन शादी नहीं हुई तो आने वाले 6 साल तक शादी का योग नहीं है। वंशिका एकदम से बोली, नहीं नहीं पंडित जी, मैं तो 27 तारीख को ही शादी करवा दूंगी। इतना कहकर उसने वामिका को देखा और उसकी बलाएं ले ली। फिर बोली, इतनी जल्दी क्यों उठ गई वामिका। हैरानी से बोली वामिका, बड़ी माँ, जल्दी नहीं, आज तो मैं 9 बजे तक सोती रही, मैं ऑफिस जाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी और तभी पीछे से आवाज आई, रुको वामिका, मैं भी चलता हूँ। वामिका ने पलट कर देखा तो वेदांत खड़ा था। वामिका धीरे से बोली, आप ऑफिस नहीं गए। वेदांत बोला, तुम्हारे बिना नहीं जाता, चलो, अब वैसे भी अलग अलग जाने से क्या फायदा, जब हम दोनों की मंजिल एक ही हो। इतना कहकर वेदांत वामिका को क्रॉस करता हुआ बाहर चला गया और पीछे पीछे वामिका भी चली गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की जब आंख खुली तो उसकी तितली उसके पास ही थी। उसने अपनी तितली के बालों को चूमा और उठकर वॉशरूम में चला गया और तभी किसी ने वॉशरूम का दरवाजा बजाया। अनिरुद्ध डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मेंशन में सबको पता है कि वो यहाँ तितली के साथ है। उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो आराध्या खड़ी थी। आराध्या ने कुछ कपड़े अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पहनकर बाहर आ जाओ, पापा ने पंडित जी को बुलाया है।
अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, आज ही शादी कर देंगे। ये सुनकर आराध्या हंसकर बोली, बहुत जल्दी है। जब मैं कहती थी कि भैया शादी कर लो तो कहते थे मैं शादी करने के लिए नहीं बना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। इतनी जल्दी क्या है, कर लूंगा शादी। और अब देखो कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं। अनिरुद्ध बोला, तो क्या करूं, तितली है ही इतनी प्यारी, कभी सोचा नहीं था ऐसी लड़की से प्यार हो जाएगा। खैर ये बताओ अंकल ने पंडित जी को क्यों बुलाया है। आराध्या बोली, आपकी और तितली की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए। चुपचाप बिना नाटक किए नीचे आ जाना और पापा को कुछ मत कहना, समझ गए। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़े ले लिए। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आया तो उसने वहां तितली को नहीं देखा। शायद वो उठकर वहां से चली गई थी। अनिरुद्ध सीढ़ियों से होता हुआ मेंशन के सिटिंग एरिया में आया। जिन्हें पता था कि अनिरुद्ध मेंशन में है, उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई, और जिन्हें नहीं पता था कि अनिरुद्ध मेंशन में है, वो हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगे। और तभी अनिरुद्ध बोला, अपने जमाई को ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी हर्षवर्धन बोला, आकर यहाँ बैठो, पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं। अनिरुद्ध आकर हर्षवर्धन के पास बैठ गया और बोला, माँ पापा को नहीं बुलाया। हर्षवर्धन ने कहा, किया था तेरे पापा के पास फोन, उसने कहा है सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लो, मैं तो बारात में शामिल हो जाऊंगा। अनिरुद्ध बोला, कुछ भी कहो, मेरे पापा हैं बहुत कूल इंसान। और तभी पंडित जी बोले, माफ कीजिए रघुवंशी साहब, लेकिन अनिरुद्ध और शिवांगी की शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध ने हैरानी से पंडित जी को देखा और शिवांगी की आंखें भी भर आई। आर्या ने शिवांगी के गाल पर हाथ लगाया, कहा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में शिवाय बोला, कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी, आप ठीक से मुहूर्त देखिए, अगले महीने का, 6 महीने का, साल भर का कोई तो मुहूर्त होगा। पंडित जी ने फिर से कुंडली देखी और बोला, नहीं रघुवंशी साहब, कोई मुहूर्त नहीं है, आने वाले 3 साल तक तो बिल्कुल भी मुहूर्त नहीं है। मुझे लगता है आपको अपनी बच्ची की शादी और कर देनी चाहिए। पंडित जी ने ये बात बोल तो दी, लेकिन उसे क्या पता कि उनके घर में क्या चल रहा है। अनिरुद्ध एकदम से खड़ा हुआ और पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आप जानते भी हैं पंडित जी क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तितली की शादी कहीं और कर दें। मैं तितली से प्यार करता हूँ, तितली मुझसे प्यार करती है। मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन इसकी शादी तो मुझसे ही होगी। आप ठीक से मुहूर्त निकालिए। पंडित जी ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहता हो, प्लीज शांत हो जाइए और कुंडली देखिए। पंडित जी ने एक बार फिर कुंडली देखी और बोला, देखिए रघुवंशी साहब, 3 साल तक का कोई मुहूर्त नहीं है। यकीन नहीं आता तो किसी और पंडित जी से पूछ लीजिए। लड़के की कुंडली में शनि योग चल रहा है और 2.5 साल से पहले ये योग खत्म नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि आप शादी 3 साल बाद ही करें। अगर आपने अभी शादी की तो इन दोनों की गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं तो बस यही कह सकता हूँ, बाकी आप चाहे तो किसी और से भी दिखवा सकते हैं। यह सुनकर मेंशन में सन्नाटा पसर गया। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, अंकल हो ना हो आप ही ने कुछ गड़बड़ की है। आपको मेरी और तितली के रिश्ते से प्रॉब्लम है क्या? पहले भी तो तितली को मैंने संभाला था और अब तो तितली पूरी तरीके से ठीक हो गई है, मैं संभाल लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। शिवाय खड़ा होकर गुस्से में बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्यों करने लगा। अनिरुद्ध बोला, आपने नहीं किया तो किसने किया। शिवाय ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और अनिरुद्ध को उंगली दिखाकर बोला, पंडित नहीं हूं मैं। तुम कल रात इतनी जिद कर रहे थे, विराज भी मान गया, दिव्यांश ने भी यही सलाह दी कि तुम्हारी शादी तितली से कर देनी चाहिए। इसीलिए मैंने चाचू से बात की और चाचू ने पंडित जी को बुलवा लिया। और तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ये सब जानबूझकर करवा रहा हूँ। शिवाय ने आगे कहा, मैं नहीं जानता कि तितली मुझसे इस घर से ज्यादा तुम्हारे साथ सेफ रहती है। मैं नहीं जानता कि तुमने तितली को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अनिरुद्ध बोला, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए अंकल, अगर आप खुशी खुशी तितली की शादी मुझसे करेंगे तो ठीक, वरना कल रात तो मैंने बस एक डेमो दिखाया था। मैं सच में तितली को उठाकर ले जाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। शिवाय बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शिवाय रघुवंशी को धमकी दे रहे हो। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि अभिमान की गलती थी, लेकिन इस बार शिवाय रघुवंशी से टकराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलो मत कौन हूं मैं। अनिरुद्ध ने भी हाथ बांधकर कहा, आप कोई भी हैं, लेकिन मेरे और तितली के बीच में मत आइए। शिवाय गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही हर्षवर्धन बोला, बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती। हर्षवर्धन ने फिर अनिरुद्ध को देखकर कहा, बाप की उम्र का है तुम्हारा और तुम उससे ऐसे बात करते हो।
थोड़ी भी तमीज़ नहीं है तुम्हें? तुम उसे अंकल कहते हो लेकिन तो है तुम्हारे बाप जैसा ही ना, तुम्हारी बहन का ससुर है, तुम्हारे पापा का दोस्त है, कुछ तो लिहाज़ किया करो। दोस्त नहीं है तुम्हारा कि जो मन में आया तुम सिवा से कह देते हो। अनिरुद्ध हर्षवर्धन की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदगी के साथ चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। कहीं न कहीं उसे लगता था कि शिवाय ने ही यह सब किया है। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, और तुम वो बच्चा ज़रा-सा तुम्हें छेड़ क्या देता है और तुम छिड़ जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि वो बच्चा है और तुम तजुर्बे से निकल कर आए हो। तुम भी तो इसी के जैसे थे, इतने ही गुस्से में रहते थे। अब तुम्हें ज़िंदगी का थोड़ा तजुर्बा हो गया है तो तुम खुद को पता नहीं क्या समझने लगे हो। बच्चा है वो, इस घर का होने वाला जमाई है, उसके बाद भी तुम ऐसे बात कर रहे हो। शिवाय बोला, लेकिन ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अनिरुद्ध बोला, हाँ, क्योंकि आपने ही कल कहा था। हर्षवर्धन एक बार फिर चिल्लाया, बस करो तुम दोनों। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर प्यार से कहा, शिवाय ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया है, बल्कि शिवाय सुबह से मेरे पास आया और उसने कहा कि अनिरुद्ध तितली को ले जाए बिना नहीं मानेगा, इसलिए जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देते हैं। हम सब यहाँ बैठकर यही डिसाइड कर रहे थे कि युग के बाद तुम्हारी और तितली की शादी करा देते हैं, और तुम अपने अंकल को ही गलत समझ रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि जितना प्यार वो अपने अभिमान से करता है उतना ही तुझे भी करता है। अनिरुद्ध अब चुपचाप सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। वहीं शिवांगी की भी आंखों में पानी था। उसके लिए भी 3 साल बहुत मुश्किल होने वाले थे। शिवाय अभी गुस्से में खड़ा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कुछ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो कि तेरी ही बात मानेगा। शिवाय अनिरुद्ध के पास बैठ गया और बोला, मेरी बात सुनो अनिरुद्ध, अगर तुम ये चाहते हो कि हम पंडित जी की बात ना मानकर तुम्हारी शादी तितली से कर दें, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी तितली से कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमने आज तक कोई भी शादी बिना मुहूर्त के नहीं की है, तुम समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें बारात लेकर आनी है तो जाओ, अपनी मम्मी पापा को लेकर आ जाओ, हम 15-20 दिन बाद शादी का दिन फिक्स कर देते हैं। और तभी पंडित जी ने कहा, जजमान इस बात को हल्के में मत लीजिए, 3 साल इन दोनों पर बहुत मुश्किल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। शिवाय ने पंडित जी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी मैं समझता हूँ, लेकिन ये तो नहीं समझता, मैं कर लूंगा मैनेज, आप फिक्र मत कीजिए। पंडित जी ने इस बार थोड़ा सा तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, रघुवंशी साहब ऐसे मैनेज होता तो कोई भी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर उन्होंने अपना थैला उठाया, हर्षवर्धन की तरफ देखकर हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उनके जाते ही शिवाय ने फिर से अनिरुद्ध को देखकर कहा, मैंने फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। अनिरुद्ध ने एक नज़र शिवाय को देखा और बोला, ठीक है, शादी 3 साल बाद ही होगी। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया। सबके चेहरे उतर गए, सब एक्साइटेड थे कि अनिरुद्ध और शिवांगी की शादी होगी, लेकिन अब सब अनिरुद्ध और शिवांगी को देखकर परेशान हो गए। शिवाय ने आर्या को देखा, आर्या ने शिवांगी से कहा, जाओ अनिरुद्ध को बाय बोलकर आओ। शिवांगी ने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकल गई। तब तक अनिरुद्ध बाइक पर बैठ चुका था। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने शिवांगी की तरफ देखा और बाइक से उतर गया। शिवांगी भागते हुए आई और अनिरुद्ध के गले लगकर रोने लगी। अनिरुद्ध बोला, पागल हो गई हो, रो क्यों रही हो, 3 साल की तो बात है, फिर हमेशा के लिए तुम मेरे पास आ जाओगी और तब तक मैं तुमसे मिलने आऊंगा ना। शिवांगी बोली, तो तुम नाराज होकर क्यों जा रहे हो। अनिरुद्ध ने शिवांगी के आंसू पोंछे और बोला, बस मेरा मूड खराब हो गया, मुझे लगा कि हम जल्दी शादी कर लेंगे, पर कोई बात नहीं, तब तक मैं भी अपने करियर पर फोकस करता हूँ और तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। शिवांगी के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई, फिर उसने एड़ी उठाकर अनिरुद्ध के माथे को किस किया और बोली, हम हर हफ्ते मिलेंगे। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ सही कह रही हो, अब थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलते हैं। शिवांगी ने हंसकर अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बालों को चूमा और बोला, चलो अब मुझे जाने दो, माँ पापा वेट कर रहे होंगे, और रोना मत, हर हफ्ते मिलेंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझा तो दिया था, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही गाड़ी में थे। दिव्यांश बोला, हम जा रहे हैं। शिवाय ने कहा, पंडित जी के घर। दिव्यांश बोला, क्यों। एक सेकंड एक सेकंड, कहीं तूने ही तो वो सब नहीं किया, मतलब कहीं तूने पंडित जी को तो नहीं कहा झूठ बोलने के लिए। शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा और बोला, चुप हो जा, वरना गाड़ी किसी ट्रक में दे मारूंगा। दिव्यांश बोला, तूने अनिरुद्ध के साथ ठीक नहीं किया, तूने भी तो आर्या को
संभाला था वो भी हमारी तितली को संभाल लेगा। शिवाय ने झटके से ब्रेक मारी और गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, तू तो मुझे बचपन से जानता है ना, तुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ये सब किया है? यार हद हो गई। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि अनिरुद्ध और तितली की शादी अभी हो, लेकिन मैंने अनिरुद्ध की आंखों में तितली के लिए बहुत प्यार देखा है। अब मैं उसके प्यार को इग्नोर नहीं कर पाया। मैंने नहीं कहा पंडित जी को कुछ भी। दिव्यांश बोला, तो तू पंडित जी के घर क्यों जा रहा है? शिवाय बोला, आज सुबह जो झगड़ा हुआ उसमें पंडित जी ने ये कहा था कि अनिरुद्ध पर 2.5 साल के लिए शनि की ग्रह है। पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा? इतना कहकर शिवाय गाड़ी से उतर गया, क्योंकि शायद पंडित जी का घर आ गया था। दिव्यांश भी गाड़ी से उतरता हुआ बोला, वही मैं सोचूं, मेरा भाई इतना अच्छा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। वो तो बहुत अच्छा है, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तू तो सच में गुस्सा हो गया। शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, तू मेरा क्राइम पार्टनर नहीं होता ना, बताता मैं तुझे। दिव्यांश ने अपना एक हाथ शिवाय की गर्दन पर लपेटा और बोला, अरे यार चलो छोड़ो उस बात को, चल चलते हैं पंडित जी के पास, पूछ कर आते हैं कि हमारे बच्चे पर कौन सा ग्रह चल रहा है। इतना कहकर दोनों भाई उस पंडित जी के घर आ गए। अगले ही पल दिव्यांश और शिवाय दोनों ही सोफे पर बैठे थे और पंडित जी उनके सामने। शिवाय बोला, सुबह के लिए माफी चाहता हूँ पंडित जी। पंडित जी ने कहा, देखिए माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी करके उस शादी को 3 साल से पहले मत कीजिए, क्योंकि दोनों पर ही ग्रह चढ़ गई है, दोनों का ही टाइम खराब चल रहा है। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अब हैरान हो गए। शिवाय बोला, आप खुलकर बताइए पंडित जी। पंडित जी ने कहा, अनिरुद्ध का टाइम ठीक नहीं चल रहा, ये वक्त उस पर बहुत खराब है, इतना कि उसकी जान भी जा सकती है। देखिए आप लोगों को कुछ उपाय लेकर देता हूँ, वो उपाय कर दीजिए तो बच्चे की जान बच जाएगी, वरना मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं ये बातें मेंशन में भी बता सकता था, लेकिन सबके सामने बताना मुझे अजीब लग रहा था। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए, वरना मैं 1-2 दिन में रघुवंशी साहब से फोन पर बात करता। शिवाय बोला, हाथ जोड़कर एक विनती है पंडित जी, इस बारे में किसी को मत बताइए, बाकी आप जो उपाय कहेंगे मैं और मेरा भाई कर देंगे, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा ही बच्चा है। पंडित जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, उसका बुरा वक्त आएगा जरूर, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो वो चला भी जाएगा। बस अब भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि आने वाले कुछ साल उस बच्चे पर बहुत कठिन होने वाले हैं। दूसरी तरफ युग ने गाड़ी ओबराय हाउस के बाहर रोकी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन पर राजवीर था। वो बोला, तुम्हें कोर्ट जाने के लिए कहा था और तुम ओबराय हाउस पहुंच गए। युग बोला, पापा मैंने आपसे कहा था ना कि गरिमा को मेरे दिल से नहीं खेलना चाहिए था, आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम से कोर्ट पहुंच जाऊंगा आपकी बहू के साथ। इतना कहकर युग ने फोन कट किया। उसकी आंखों में अब गुस्सा उतर आया था। वो अच्छे से जानता था कि वो इस झंझट से आराम से बाहर आ जाएगा, फिर भी उसे गरिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गाड़ी से उतरा और सीधा ओबराय हाउस के अंदर चला गया। तभी एक नौकर आया और बोला, सर आप यहाँ? नौकर ने कहा, मम्मी जी पापा जी कहाँ हैं, मतलब मेरे सास ससुर कहाँ हैं? नौकर बोला, सर वो तो किसी काम से बाहर गए। युग बोला, और मेरे होने वाली धर्म पत्नी? नौकर ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब वो ऊपर है। युग ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ सीधा गरिमा के कमरे में चला गया। गरिमा इस वक्त कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जैसे ही पलटी उसकी आंखों के सामने युग खड़ा था। वो बोली, तुम यहाँ? युग ने अपना चश्मा उतारा और जेब में रखा और हाथ बांध कर बोला, तुम भूल गई आज मेरी हियरिंग है और तुम मेरे होने वाली धर्म पत्नी, तो तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनते ही गरिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, रोना भी आ रहा था, अपनी बेबसी पर तरस भी आ रहा था, पर वो क्या कर सकती थी? वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही युग ने गरिमा की कलाई कसकर पकड़ी और बोला, चलो तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, वहां जाकर देखना मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगते हैं। इतना कहकर वो गरिमा को खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया और फिर उसे सीढ़ियों से होता हुआ गार्डन तक ले आया। युग ने गाड़ी का दरवाजा खोला और गरिमा को जबरदस्ती बैठा दिया। गरिमा ने हाथ पैर नहीं चलाया, क्योंकि वो जानती थी युग नहीं मानेगा। फिर युग खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी चौथे गियर में डाल दी। युग बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। गरिमा ने तो कसकर आंखें बंद कर ली। उसने तो सोच लिया था अब जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी वो कुछ भी कर ले, युग की नजरों में उठ नहीं सकती। युग ने अगले ही पल गाड़ी कोर्ट रूम के बाहर रोकी और गुस्से में गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया। उसने गरिमा की तरफ का दरवाजा खोला और एक बार फिर गरिमा की कलाई गुस्से में पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। इस बार गरिमा बोली, चल तो रही हूँ, इतनी जबरदस्ती करनी जरूरी है क्या? युग बोला, अच्छा तुम मेरी जिंदगी
ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस गई, तुमने मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती ये सब कर दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी भी ज़बरदस्ती ना करूँ। ये तो ट्रेलर है मेरी जान, आगे-आगे देखो होता क्या है। सोचो अभी तो तुम परमानेंट मेरे घर भी नहीं आई और मैंने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। जिस दिन तुम मेंशन आओगी ना उस दिन अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना और ये जो तुम अपनी मोटी-मोटी आँखों से आँसू टपकाती हो ना, मुझ पर असर नहीं होगा। और क्योंकि मेरे दिल से उतर चुकी हो तुम, पर मैं भी तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, तुम्हें मैंने खून के आँसू रुलाए हैं। मेरा नाम भी युगवीर नहीं। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी, दिन पर दिन युग खतरनाक होता जा रहा था। अभी एक दिन के पहले की बात थी जब वो रघुवंशी मेंशन गई थी और उन दोनों ने खूब डांस किया था और अब युग गुस्से में ऐसे बिहेव कर रहा था। युग ने अगले ही पल गरिमा की बाजू पकड़ी और कोर्ट रूम की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। वहां सिवाय दिव्यांश और राजवीर तीनों ही खड़े थे। राजवीर बोला गरिमा को लाने की जरूरत नहीं थी। युग बोला ऐसे कैसे पापा, इसने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, अब इसे देखना भी तो चाहिए। वैसे भी तो ये मुझे ऐसे देखकर खुशी तो है, मुझे भी तो अपनी बीवी की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। सिवाय बोला युग बहुत हुआ, अब वो रघुवंशी खानदान की होने वाली बहू है और हम अपने परिवार की बहू को ऐसे कोर्ट में लेकर नहीं आते। युग बोला प्लीज मामा जी मुझे यह सब मत बताइए, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इसने जो मेरे साथ किया इसे अब देखना पड़ेगा। इतना कहकर वो गरिमा को लेकर कोर्ट रूम के अंदर चला गया। उसके जाते ही सिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने कंधे उठाकर कहा भाई मैं अपने बेटे से ही परेशान हूँ, मैं नहीं समझा सकता। सिवाय ने फिर राजवीर को देखा तो राजवीर बोला हाथ जोड़कर कहता हूँ रूही को इस बारे में मत बताना, उसका अपना ही उल्टा दिमाग चलता है। रही बात इसे समझाने की तो भाई मैं नहीं समझा सकता, मैंने उस दिन तुम दोनों के सामने इसे थप्पड़ मारा था और उसी वक्त इसे अच्छे से समझा दिया था, लेकिन ये नहीं मानेगा, ये अपनी माँ पर गया है, जानते तो हो तुम दोनों। सिवाय बोला फिर भी रघुवंशी खानदान की बहू ऐसे कोर्ट में आना ठीक भी तो नहीं लगता। राजवीर बोला एक बार फिर समझा कर देख लूंगा। तीनों वहीं खड़े थे और तभी शौर्य सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर आया। फिर बोला शौरी यार लेट हो गया, युग तो आ गया ना। सिवाय ने कहा हाँ ये पहली बार है कि वकील लेट आ रहा है और मुजरिम अपनी बीवी को लेकर अंदर चला गया। शौर्य बोला यार वो गरिमा को लेकर क्यों आया। तीनों ने हाथ जोड़ लिए और कुछ बोले नहीं। शौर्य ने हंसकर कहा अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया, अपनी माँ पर गया है। इतना कहकर वो भी अंदर चला गया। कोर्ट रूम के अंदर युग कटघरे में खड़ा हुआ था और विपक्षी वकील अपने दलीलें दे रहा था। शौर्य तो बस विपक्षी वकील को देखे जा रहा था। शौर्य भी पृथ्वी जैसा ही था, उसे भी नहीं पता था कि आखिर केस लड़ना कैसे है। फिर वो खड़ा हुआ क्योंकि जज साहब ने उसे बचाव के लिए कहा था। शौर्य युग के पास आया और बोला बताओ क्या हुआ था उस रात। युग बोला मैं गरिमा के साथ पार्टी में चला गया था, जब वापस आया तो मैंने गरिमा को उसके कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। शौर्य ने गरिमा की तरफ देखा तो शर्मिंदगी की वजह से गरिमा की नजरें झुक गई थी। शौर्य बोला जज साहब हत्या युग ने नहीं की, क्योंकि वो पूरी रात गरिमा के साथ बाहर था और अपने भाई की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था। आप चाहो तो मैं 15-20 लोग गवाहों के तौर पर यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगा। फिर उसने एक पेपर जज साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा संतोष और सुभाष की मौत रात के 2 बजे हुई थी और उस वक्त युग और गरिमा दोनों ही घर में मौजूद नहीं थे। तभी विपक्षी वकील खड़ा हुआ और बोला युग ने खाने में जहर मिला दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इतना कहकर उसने भी एक पेपर जज साहब की तरफ बढ़ाया। फिर उसने गरिमा को देखकर कहा मैं मिस गरिमा को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, वो ही बताएगी क्या सच और क्या झूठ है। गरिमा वहां आना ही नहीं चाहती थी लेकिन युग उसे जबरदस्ती लेकर आ गया। अगर वो वहां नहीं आती तो शायद उसे अगली सुनवाई मिल जाती। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले।